एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर। सो फाइनली सीएमएडी पेपर इज डन। आज का पेपर जो था वो काफी इजी पेपर आया है। बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस है वो काफी सिंपल क्वेश्चंस आए और इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी आए हैं जो कि अभी रिसेंट जो अपना फुल सिलेबस का टेस्ट हुआ था उसमें से रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन, स्पेशली जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था मैं आपको बताऊंगी अभी। और जो एमसीक्यूज वगैरह भी हैं वो भी काफी सिंपल सिंपल से ही क्वेश्चंस आए हैं। अपने एमसीक्यू बैंक में भी जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस थे वो काफी सारे कवर्ड थे ही। ठीक है, तो काफी सिंपल पेपर है। मैं होप कर रही हूँ काफी सारे बच्चों के इसमें एग्जामेशन इवन हो सकता है 70+80 अराउंड मार्क्स जो है वो इजीली आ सकते हैं। काफी अच्छा पेपर आया है आज का। चलो जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यू के क्या आंसर्स हैं एंड देन जो लॉन्ग आंसर्स है वो भी हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन आया एमसीक्यू का, देखो क्या क्वेश्चन आया है, कॉस्ट ऑडिट किस ईयर में आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी? तो इसका जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1965 में जो है आपका इंट्रोड्यूस हुआ था। ये अपने एमसीक्यू बैंक में था। ठीक है, चलो इसके बाद में हम लोग आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। देखो फॉर्म CRA2 जो अपना होता है वो CRA2 फॉर्म के साइनिंग के बारे में आपको पूछा है कि CRA जो 2 फॉर्म है वो कंपनी के बिहाफ पर कौन साइन करेगा? तो इसका आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, पर्सन ऑथोराइज बाय बोर्ड। बोर्ड ने जिसको भी ऑथोराइज करा है वो पर्सन जो है वो कंपनी के बिहाफ पे बेसिकली CRA2 फॉर्म को साइन करेगा। ठीक है, तो सेकंड का है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड जो है आपका वो किस में से आया है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। मैंने आपको कहा था कि जो CAS के नंबर है, ठीक है, कि कौन सा CAS किससे रिलेट करता है, मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना, एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेना। और ये अपने एमसीक्यू बैंक में से आया है। तो CAS 8 जो है वो आपका किसका रहेगा? कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। तो इसका रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन सेक्शन वाला क्वेश्चन है। बेसिकली आपको यहाँ पे देखो क्या पूछा है, which section provides that CG shall maintain a panel of experts to be called as mediation and conciliation panel। तो मीडिएशन और कंसिलिएशन पैनल के लिए आपसे पूछा है यहाँ पे कि कौन से सेक्शन में सीजी के पास पावर है। तो इसका जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा सेक्शन 442 हो सकता है। ये सेक्शन वाले में काफी बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा, बट इसका आंसर जो है वो डी है, सेक्शन 442। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट बी अपॉइंटेड एज कॉस्ट ऑडिटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कौन नहीं बन सकता है कॉस्ट ऑडिटर? इसके ऑप्शन देखो क्या है। ऐसा पर्सन जो कंपनी का ऑडिटर है, हमने पढ़ा है जो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है वो कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता है। स्पाउस ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं होगा। बॉडी कॉर्पोरेट वैसे भी नहीं बन सकती है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे लोग ही कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकते। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाओ, अगेन बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे स्टेजेस गिवन है प्रोसेस ऑफ ऑडिट की और आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेजेस में डिटेल टेस्टिंग होती है। इतना सा पढ़ के हमें समझ में आ रहा है। डिटेल टेस्टिंग हम किसमें करते हैं? एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस वाली जो अपनी सेकंड स्टेज होती है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज व्हाट, परफॉर्मिंग। नेक्स्ट आ जाओ, XBRL में से क्वेश्चन आया है। बेसिकली क्या बोला है कि XBRL कैन बी अप्लाइड टू वेरी वाइड रेंज ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एंड कॉस्ट डेटा। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है XBRL डज नॉट हैव एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। कौन से एरियाज में XBRL का एप्लीकेशन जो है वो नहीं होगा, मतलब कहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होगा XBRL। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या बोला है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पर्पस के लिए रिपोर्टिंग करना, फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग। अब ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है देखो यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए XBRL यूज होगा। सी के लिए भी यूज होगा, ये भी हमने पढ़ा है जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं XBRL का। तो बिजनेस रिपोर्टिंग होता है टू ऑल टाइप ऑफ रेगुलेटर, टैक्स हो गया, फाइनेंशियल हो गया। डी वाला भी ठीक है, एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन का बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये ए, सी और डी में तो XBRL यूज होता है, तो बी में यूज नहीं होगा। बिकॉज देखो बी में यहाँ पे इंटरनल रिपोर्टिंग की बात बोली है, internal management reports and confidential internal communication। सो जो इंटरनल कम्युनिकेशन है उसमें XBRL का यूज ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। तो इसका आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है। क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड्स ट्रू फॉर इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर के रिगार्डिंग कौन सी कंडीशन आपकी यहाँ पे ठीक है? देखो क्या बोला है, इंटरनल ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, नो। कॉस्ट ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर, नो। अगेन
डी देखो क्या है, स्टैट ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर, तो ये तीनों गलत है। सी वाली पढ़ो क्या है, इंटरनल ऑडिटर मे बी एनी प्रोफेशनल, ये हम लोग पढ़ते हैं। इंटरनल ऑडिटर कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट कोई प्रोफेशनल होना जरूरी है। प्रोफेशनल कोई सा भी हो सकता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, इंटरनल ऑडिटर मे बी एनी प्रोफेशनल। ठीक है, एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, कॉस्ट अकाउंटेंट कंडक्टिंग ऑपरेशनल ऑडिट, ये वाला जो है, ये पहले वाला जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें भी ये सेम क्वेश्चन आया था, यानी एमसीक्यू बैंक का भी क्वेश्चन है। कॉस्ट अकाउंटेंट कंडक्टिंग ऑपरेशनल ऑडिट इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रिव्यू, वो क्या रिव्यू करेगा, ऑप्शन नंबर ए है इसका, मशीन यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्शन प्लानिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर अपना ए रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फोरेंसिक ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो अपना क्या रहेगा, हमने पढ़ा है कि जो अपनी फोरेंसिक ऑडिट होती है, फोरेंसिक ऑडिट का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, फ्रॉड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट एंड प्रिवेंट फ्रॉड और फाइनेंशियल मिसकंडक्ट। ठीक है, तो ये सारे के सारे अपने कौन से वाले एमसीक्यूज हो गए, थ्योरी वाले सारे एमसीक्यूज हो गए। इसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो है 5 एमसीक्यूज ऐसे आते हैं कि आपके एक प्रैक्टिकल केस स्टडी गिवन होती है और उसमें से आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो ये आपका पूरा प्रॉपर क्वेश्चन गिवन था, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपको सर ने क्लास में करवाया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन जो है वो मेंशन्ड है, मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, तो आप ये कैलकुलेशन देख सकते हो। यहाँ पे देखो जो है अपना 11th वाला, इसके ऑप्शंस वगैरह जो है वो क्या है, 11th का आंसर है ए, ₹9, 12th का रहेगा सी, कैलकुलेशंस आप यहाँ पे साइड में मेंशन्ड है, इसको आप चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट है अपना 13th का डी, देन है अपना बी, और इसके बाद में लास्ट में अपना आंसर है सी। ठीक है, तो ये जो है वो सारे आपके एमसीक्यूज हो गए। अब जल्दी से हम लोग किस पे आ जाते हैं, जो अपने लॉन्ग क्वेश्चंस है सेक्शन बी। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2A, बहुत ही बेसिक मैंने आपको बताया, जो अपना चैप्टर 1 है कॉस्ट ऑडिट का इंट्रोडक्शन वाला, उसमें 2 से 3 ही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, मीनिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस वगैरह यही सब रहता है, तो इसमें से ही जो है वो हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। तो अभी क्या क्वेश्चन आया है, मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, बहुत बार जो है हमने रिवाइज कर रखा है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखो क्या है, एज पर कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स एन्यूमरेट द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द आइटम्स ऑफ कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब देखो मैंने आपको कहा था कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बस वही है कि आपको हेडिंग्स हेडिंग्स थोड़ी सी पता होनी चाहिए और आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर 2 में भी इसका कुछ कंटेंट था, और अगर आपको याद हो हम लोगों ने चैप्टर 6 भी किया है, कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम, वहां पर भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का ऑडिट का प्रोविजन था। ठीक है, तो अगर आपको वहां से भी थोड़ा बहुत कंटेंट याद है, एक्सपेंडिचर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वगैरह में, तो वो आप जो कंटेंट है वो यहाँ पर ऐड करके लिख सकते थे। ठीक है, सो आपको यहाँ पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के बारे में जो है वो लिखना था पर्टिकुलर, तो थोड़ा सा आपको ये लिखना था। देखो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट भी अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मेंशन द स्टेप्स टू बी टेकन बाय कॉस्ट ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने से पहले के क्या सारे स्टेप्स रहते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी जो है एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्टर्स आपको बताने हैं दैट द कॉस्ट ऑडिटर शुड कंसिडर इन प्लानिंग, ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे देखो किया भी था, फैक्टर्स इन प्लानिंग एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एज इट इज आपको यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स लिख दे रहे थे। ठीक है, ये हमने सारा यहाँ पे नोट्स में डायरेक्टली लिख रखा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता है ऑडिट में ऐसे ही आते हैं जो कि एकदम डायरेक्ट होते हैं, टॉपिक का हेडिंग आपको गिवन है वो आपको एज इट इज लिखना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन जो 4 है ये आपका CS 6 में से क्वेश्चन आया, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपको सर ने क्लास में करवाया होगा, तो आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5A, सेम क्वेश्चन, सेम जो अभी फुल सिलेबस का टेस्ट हुआ था दिसंबर 25 का, यहाँ पे उसमें देखो सेम टू सेम क्वेश्चंस आया है, बस आपके एग्जाम में क्या कर दिया है, वैल्यूज जो है वो हाफ कर दी है। मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5A, ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 5A सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे जो ये लिमिट्स हैं, मतलब जो ये वैल्यूज हैं, बेसिकली जो वैल्यूज हैं एग्जाम में इन वैल्यूज को हाफ कर दिया, बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है, बस इन वैल्यूज को यहाँ पे हाफ कर दिया है एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आपने टेस्ट दिया होगा तो आपको याद आ गया होगा, और आई होप सबका जो क्वेश्चन है ये सही ही होगा। ठीक है, तो देखो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वैल्यूज जो है वो हाफ हो गई है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्वेस्टिगेशन मेथोडोलॉजी ऑफ फोरेंसिक ऑडिट। अगेन
एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे फोरेंसिक ऑडिट का क्या लिख देना है, आपको यहाँ पे फोरेंसिक ऑडिट की इन्वेस्टिगेशन मेथोडोलॉजी पूरी लिख देंगे। देखो अब इसमें आपका क्या क्या था, सबसे पहले एक्सेप्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, देन प्लानिंग, मतलब वो जो सारे स्टेप्स हम लोगों ने किए, ठीक है, एक्सेप्टिंग, प्लानिंग, फ्रॉड ट्रायंगल वगैरह भी इसमें आ गया है ना। इसके बाद में एविडेंसेस वगैरह का आ जाएगा, गैदर करना, देन रिपोर्टिंग एंड देन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ये पूरा आपको यहाँ पे इलेबोरेट करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, सर्च एंड सीजर के बारे में आपको लिखना है। ये आपका जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो अपना पार्ट डी का चैप्टर है उसमें से आया है। देखो सर्च एंड सीजर, सर्च एंड सीजर, ये जो अपना सेक्शन 17 है पीएमएलए का, वो आपको यहाँ पे पूरा जो है, अगेन हमने क्लास में इसके नोट्स बनाए हैं प्रॉपर, ये आपको लिख देना है। तो आप देख रहे हो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली एज इट इज जो अपने टॉपिक्स हैं जो हमने किए हैं कवर, वो एज इट इज आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि टेक्निक्स क्या है मैनेजमेंट ऑडिट की, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, एक्सप्लेन, ठीक है। अगेन ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो ये जो अपना पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हमने किया था टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, है ना, तो ये सारे टेक्निक्स आपको यहाँ पे लिख देनी थी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो अपना क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स इन आईटी सिक्योरिटी ऑडिट, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन। आईटी ऑडिट के जो आईटी सिक्योरिटी ऑडिट के जो स्टेप्स है वो आपको लिख देने हैं। बेनिफिट्स ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिटिंग, ये अपना था, ठीक है, वो आपको लिख देना है। नेक्स्ट आता है एक इंटरनल कंट्रोल का क्वेश्चन है, ड्राफ्ट करना है। बेसिकली अगेन कंटेंट वही आएगा, बस आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में जो है क्वेश्चनर, आप लोग जानते ही हो जो ऑडिटर होता है वो कंपनी के एम्प्लॉयज वगैरह से क्वेश्चंस पूछता है। अब आपको यहाँ पे इन्वेंट्री के कनेक्शन में क्वेश्चंस थोड़ी से फ्रेम करके लिखने थे। मैंने आपको कहा था देखो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जैसे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, तो आप हर किसी को तो याद नहीं कर सकते हो, तो मैंने आपको कहा था थोड़े बहुत बेसिक पढ़ लिया करो, देन हम बना के लिख सकते हैं। तो आई होप आपने वो कर लिया होगा। एंड देन लास्ट अपना क्या है, लिस्ट आउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड, ये जो है वो अपना जो डिफरेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें होटल्स की जो ऑडिट है उसमें से आपसे पूछा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिगार्ड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट को इलैबोरेट करना है आपको, किसमें, होटल्स में, ठीक है। सो ये जो है वो अपना पूरा जो है पेपर डिस्कशन यहाँ पे होता है कंप्लीट। सो काफी इजी पेपर था। नीचे कमेंट्स में आप लोग मुझे बताओ आपका पेपर कैसा हुआ, कितने आपके एमसीक्यूज करेक्ट हुए, ठीक है। चलो ओके, एंड देन कल आपका एसएफएम का पेपर है, एसएफएम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।